त्याग की कोई भाषा नहीं होती, ना ही उसका कोई ढोल पीटा जाता है। रामपुर की उस बदबूदार अंधेरी गैराज में रमेश का हर टपकता हुआ पसीना अपने छोटे भाई सुरेश के कल को रोशन कर रहा था। बस 2 नट और। अगर आज ये गाड़ी चालू हो गई तो सुरेश की कॉलेज फीस का इंतजाम हो जाएगा। चाहे रात के 2 बज जाएं या सुबह के 4, मुझे ये काम खत्म करना ही होगा। मेरे भाई के सपनों में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तभी वहां रमेश का छोटा भाई सुरेश आ जाता है। भैया, अभी तक सोए नहीं? देखिए, रात के 12 बज चुके हैं और आप अभी भी इस लोहे के कबाड़ से सर फोड़ रहे हैं। अपनी सेहत का थोड़ा तो ख्याल कीजिए। अरे सुरेश, तू इतनी देर रात यहाँ क्यों आया? मैंने कहा था ना कि तू घर पर रहकर सिर्फ पढ़ाई कर, मेरी चिंता मत किया कर। रात में बाहर निकलना ठीक नहीं है। जब तक मेरा बड़ा भाई भूखा पेट यहाँ काम करेगा, तब तक ये छोटा भाई घर पर चैन की नींद कैसे सो सकता है? माँ ने गरम गरम रोटी और दाल भेजी है, पहले हाथ धोकर खाना खा लीजिए। तू बड़ा हो गया है रे सुरेश, बातें भी बिल्कुल बाबू साहब जैसी करने लगा है। बता, आज कॉलेज में पढ़ाई कैसी रही? तेरे वो प्रोफेसर साहब क्या कह रहे थे तेरे नतीजों के बारे में? भैया, प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर मैं इस बार शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप कर गया तो मुझे आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल सकती है। मेरा इंजीनियर बनने का सपना अब ज्यादा दूर नहीं है भैया। इंजीनियर? मेरा छोटा भाई बड़ा अफसर बनेगा। सुरेश, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। शहर जाने का खर्चा हो या बड़ी बड़ी किताबों का, तेरा ये भाई अपनी जान लगा देगा, लेकिन तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। लेकिन भैया, मुझे आपका ये दिन रात पसीना बहाना देखा नहीं जाता। आपके हाथों में छाले पड़ गए हैं। रात रात भर जागने से आपकी आंखें लाल रहती हैं। क्या मेरे सपनों की कीमत आपका ये दर्द है? पागल है क्या? जब तू बड़ी गाड़ी में बैठकर इस गैराज के सामने से गुजरेगा ना और अपने दोस्तों से कहेगा कि ये मेरे बड़े भाई का गैराज है, तो मेरा सारा दर्द, ये सारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। छोटे भाई के लिए बड़े भाई का पसीना बहाना दर्द नहीं, मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा भाषण मत दीजिए, पहले ये खाना खाइए। वाह, माँ के हाथ के खाने में सचमुच जादू है। आ, तू भी खा खाना। मैंने घर पर खा लिया था भैया, आप आराम से खाइए। अच्छा भैया, वो शहर वाले कॉलेज की फीस जमा करने की आखिरी तारीख अगले हफ्ते है। लगभग 50,000 रुपए चाहिए होंगे। 50,000? तो चिंता मत कर, मैंने कुछ बचत करके रखी है और सेठ दयाल जी ने भी वादा किया है कि इस महीने की मजदूरी और काम का बोनस मिलाकर दे देंगे। पूरे 50,000 का इंतजाम समय से पहले हो जाएगा। मुझे पता है भैया, जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे दुनिया की किसी मुसीबत से डर नहीं लगता। आप मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं। तभी गांव के क्रूर साहूकार अपने 2 लंबे चौड़े गुंडों के साथ आ जाता है। वाह, बड़ा प्यार उमड़ रहा है दोनों भाइयों में। क्यों रे रमेश, यहाँ रोटी तो बड़े स्वाद से तोड़ी जा रही है, लेकिन मेरे 1.5 लाख रुपए का ब्याज कौन देगा? तेरा बाप। बलदेव जी, आप इस समय? साहब, मैंने आपसे वादा किया था कि अगले महीने की पहली तारीख को आपका सारा ब्याज चुका दूंगा। अभी मेरे छोटे भाई की पढ़ाई का सवाल है। भाड़ में गई तेरे भाई की पढ़ाई। मुझे मेरा पैसा आज और अभी चाहिए। अगर कल सुबह तक 1.5 लाख रुपए मूलधन के साथ चुकता नहीं हुए तो ये गैराज मेरा होगा और तेरा ये लाडला भाई शहर जाने के बजाय मेरी जेल में सड़ेगा। आप मेरे भाई से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। हमने आपका पैसा खाया नहीं है, समय मांग रहे हैं ना। जबान संभाल कर छोटे, वरना कल की धूप देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। नहीं साहब, मेरे भाई को मत मारिए।
मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे बस 2 दिन का वक्त दे दीजिए। मैं अपनी चमड़ी बेचकर भी आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। 2 दिन? ठीक है, 2 दिन बाद अगर 1.5 लाख रुपए नहीं मिले तो तेरे इस छोटी भाई का दायां हाथ तोड़ दूंगा, जिससे ये कभी कलम नहीं पकड़ पाएगा, याद रखना। बलदेव अपनी खौफनाक धमकी देकर चला जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है एक भयानक सन्नाटा और धूल में बिखरी हुई रोटियां। रमेश जमीन पर बैठा अपने छोटे भाई के भविष्य को अंधकार में डूबते देख रहा था। क्या रमेश 2 दिनों में इतने पैसों का इंतजाम कर पाएगा, या फिर बलदेव की दी हुई 2 दिनों की मोहलत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। रमेश के पास अपने भाई की कलम और उसके हाथ को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपने पिता की आखिरी निशानी, उनकी वो सोने की घड़ी, जिसे उनके जाने के बाद रमेश ने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। भैया, मत जाइए उस लालची साहूकार के पास, मत बेचिए पिताजी की ये सोने की घड़ी। ये उनकी आखिरी सांसों की निशानी है हमारे पास। अगर बलदेव मेरा हाथ तोड़ भी दे तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपको पिताजी की अंतिम अमानत इस तरह कौड़ियों के भाव नीलाम नहीं करने दूंगा। पागल मत बन सुरेश, जरा होश से काम ले। पिताजी ने ये घड़ी मुझे मरते वक्त इसलिए सौंपी थी ताकि मुसीबत के काले बादलों में ये हमारे काम आ सके। तेरी ये कलम, तेरा ये दाया हाथ और तेरी सरकारी कॉलेज की पढ़ाई मेरे लिए पिताजी की इस घड़ी से 1000 गुना। लेकिन भैया, 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। क्या ये एक अकेली घड़ी हमें उस दरिंदे बलदेव के खौफनाक चंगुल से छुड़ा पाएगी? अगर उसने फिर भी मना कर दिया तो? बस चुपचाप कॉलेज जा और अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी कर। पैसों का इंतजाम कैसे करना है ये सोचने की जिम्मेदारी तेरे बड़े भाई की है। जब तक रमेश की छाती में सांस चल रही है, तुझे और तेरे सपनों को कोई खरोंच भी नहीं आने दूंगा, समझ गया ना? सेठ चिमनलाल जी, राम राम। मुझे आज बहुत ही सख्त जरूरत आ पड़ी है। ये देखिए, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की शुद्ध सोने की पुरानी घड़ी है। इसे आप अपने पास गिरवी रख लीजिए या खरीद लीजिए। मुझे बस किसी भी तरह आज के आज 1.5 लाख रुपए दे दीजिए। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। 1.5 लाख रुपए? तो होश में तो है ना रमेश, या सुबह सुबह कोई नशा करके आया है? ये पुरानी घिसी पिटी बिना गारंटी वाली घड़ी है। इसके सोने के पट्टे की पॉलिश उड़ चुकी है और अंदर की मशीनरी पूरी तरह गल चुकी है। इसके 1.5 लाख तो क्या, 50,000 रुपए भी कोई सिरफिरा ही तुझे देगा। नहीं सेठ जी, ऐसा पाप मत बोलिए। ये घड़ी मेरे पिताजी ने अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदी थी। इसमें बिल्कुल शुद्ध और असली सोना लगा है। आज मेरे छोटे भाई सुरेश की पूरी जिंदगी का सवाल है सेठ जी। अगर आज शाम तक मुझे 1.5 लाख रुपए नहीं मिले तो बलदेव गुंडा मेरे भाई का दायां हाथ तोड़ देगा। वो कभी कलम नहीं पकड़ पाएगा सेठ जी। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे कम से कम 1,20,000 रुपए दे दीजिए। सुन बे रमेश, ये मेरी दुकान है, कोई अनाथालय या धर्मशाला नहीं जहाँ तू रोना रोकर पैसे मांग रहा है। लेना है तो पूरे 40,000 रुपए नकद ले, वरना अपनी ये टूटी फूटी घड़ी उठा के मेरी दुकान से दफा हो जा। मेरे पास तेरे फालतू नाटकों के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। 40,000? सेठ जी, 40,000 में तो उस दरिंदे बलदेव का आधा ब्याज भी पूरा नहीं होगा। कुछ तो भगवान से डरिए सेठ जी, कम से कम 50,000 रुपए दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर गुलामी करके चुका दूंगा। ये ले पकड़ 50,000 रुपए, एक ढेला भी इससे ऊपर नहीं मिलेगा। और कान खोल कर सुन ले, अगर ठीक 1 महीने के अंदर तूने ये 50,000 रुपए ब्याज समेत नहीं लौटाए तो ये सोने की घड़ी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। ठीक है सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जल्द ही बाकी के पैसों का भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। मात्र 50,000 रुपए अपने हाथों में लेकर रमेश बदहवास हालत में तब
तपती दोपहर की सड़क पर भागा जा रहा था। उसके दिमाग में जैसे जलजला आया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी के 1 लाख रुपए का इंतजाम वो कुछ ही घंटों में कैसे करेगा। सूरज ढलने में अब बहुत कम वक्त बचा था और वक्त किसी बेरहम दुश्मन की तरह उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। हे भगवान, हे मेरे मालिक, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। सिर्फ 50,000 रुपए से उस भेड़िए बलदेव की भूख शांत नहीं होगी। अगर आज शाम तक 1 लाख रुपए और जमा नहीं हुए तो वो राक्षस मेरे भाई सुरेश का दायां हाथ तोड़ डालेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मुझे शहर के बड़े साहूकार के पास जाना ही होगा, चाहे मुझे अपने पिताजी के छोटे से मकान के कागजात ही क्यों ना गिरवी रखने पड़े। नहीं, मेरे भाई के पैसे। सुरेश, तेरा हाथ, बलदेव आ जाएगा। मुझे उठना होगा। सुरेश। शरीर का हर जोड़ भयानक दर्द से चीख रहा था और रमेश की आंखें धीरे धीरे काले अंधेरे में डूब रही थीं। लेकिन उसके जहन में अस्पताल का वो कमरा, डॉक्टर की चेतावनी और छोटे भाई सुरेश की कराहती हुई आवाज गूंज रही थी। ये लड़ाई अब सिर्फ रमेश के शरीर की नहीं, बल्कि उसके भाई के वजूद और उसकी पूरी जिंदगी की थी। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। वे पैसे मेरे भाई की उंगलियों की कीमत है। मैं उन्हें ले जाने नहीं दूंगा। मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा। सुरेश मेरा इंतजार कर रहा होगा। बलदेव का आदमी आ जाएगा। मुझे खड़ा होना होगा। रमेश गिर के बेहोश हो जाता है। काका, मैं कहाँ हूँ? रमेश भैया, मेरे रमेश भैया कहाँ हैं? उनकी आवाज मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रही? शांत हो जा सुरेश, तू अस्पताल के वार्ड में है बेटा। देख, तेरे ठीक सामने वाले बेड पर तेरा बड़ा भाई रमेश लेटा हुआ है। भगवान का शुक्र है कि उसकी जान बच गई, लेकिन उसके शरीर पर घाव बहुत गहरे हैं। भैया को ये सब क्या हुआ काका? वे अस्पताल में इस हाल में कैसे पहुंचे? उन्होंने बलदेव से दुश्मनी क्यों ली? मैंने तो उनसे सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस के पैसे मांगे। देख ले सुरेश, रमेश ने तेरे उज्जवल भविष्य के लिए अपना खून बहाया है। उसने अपनी जिंदगी की रत्ती भर परवाह किए बिना तुझे एक बड़ा और काबिल इंसान बनाने का रास्ता साफ किया है। भैया, आज मैं बापू की कसम खाकर और आपके इन पवित्र घावों को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं, आपका यह त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं दिन रात एक कर दूंगा, पूरी शिद्दत से पढ़कर शहर का सबसे बड़ा इंजीनियर बनूंगा। आपकी बहाई हुई खून की हर एक बूंद का हिसाब अपनी सफलता से चुकाऊंगा। मुझे तुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है मेरे भाई। तू जरूर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बस जीवन में कभी अपने उस भाई को मत भूलना जिसने तेरे लिए गैराज में पसीना बहाया है। आपको भूलना तो दूर भैया, मैं अपनी जिंदगी की हर कामयाबी और सफलता के हर पन्ने पर सबसे पहले आपका नाम लिखूंगा। आप मेरे सिर्फ भाई नहीं, मेरे जीते जीते भगवान हैं। त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो इतिहास रचता है। रमेश का ये महान बलिदान और सुरेश का ये अटूट संकल्प इस बात का अमर प्रमाण बन गया कि सच्चा भाई वही है जो हर मुसीबत में ढाल बनकर खड़ा रहे। कुछ महीनों बाद सुरेश एक बड़ा इंजीनियर बन गया। आप ऐसी कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।